जय हिंद, वंदे मातरम। यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो रिएक्शन थी जीरो ऑर्डर, उनके डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास में अगला जो टॉपिक है वो है हाफ लाइफ पीरियड, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और जीरो ऑर्डर के लिए हमको हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर प्रूव दैट टी हाफ इज इक्वल टू x/2 के स्टेप से भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ठीक है, देखिए हाफ लाइफ पीरियड सिंपल सी डेफिनेशन है, द टाइम इन विच रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट, reaction is half complete is called a half life period। ठीक है, या reaction is half remain is called a half life period। it is denoted by t half। ठीक है, t half से डिनोट करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? डेरिवेशन की। तो देखिए डेरिवेशन की बात करते हैं। We know that from integration equation of zero order reaction, तो ये होता है K is equals to x/t। ठीक है, K इज इक्वल्स टू x/t। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। अब हाफ लाइफ की कभी हम बात करें, हाफ लाइफ कंडीशन पर क्या होगा? T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T हाफ, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा? K इज इक्वल्स टू x/2 और T की जगह क्या हो जाएगा? T हाफ। इस 2 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो 2K इज इक्वल्स टू x और ये आ जाएगा T 1/2। ठीक है, तो T हाफ का आप इधर ले आएंगे तो T हाफ इज इक्वल्स टू x/2K। हैंस प्रूव। ठीक है, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स जो x है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड, ये यहां से प्रूव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा काम है। इंटीग्रेशन इक्वेशन करना है हमको जीरो ऑर्डर की, x की वैल्यू हाफ ले लेंगे, टाइम की वैल्यू हाफ ले लेंगे। इस x/2 2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 2k इज इक्वल्स टू x/t हाफ, t हाफ को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एनुअल एग्जाम में आ चुका है, 4 मार्क्स का आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने हेंस प्रूव लिखा, ये थ्योरी आप वापस राइट कर देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। या फिर व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, डिराइव हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर प्रूव दैट टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K। इस टाइप से आ सकता है एग्जाम में, तीनों टाइप से आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। तो डेफिनेशन आएगी सेम यहां पर। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में इसको किससे डिनोट करेंगे? हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से, किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से। ठीक है, अब बात आएगी डेरिवेशन की।
ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वस टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। एट हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ पर जो t है, t के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, t हाफ 1/2 एंड ये जो a माइनस एक्स है इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के प्लेस पे रखेंगे t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस क्या हो जाएगा 10, a और a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, a/2। देखिए पूरी इक्वेशन सेम है, t के प्लेस पे t हाफ रखा है और a माइनस एक्स के प्लेस पे a/2 रखा है। ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और ये हो जाएगा 2 log 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है, क्योंकि ये जो 2 log 10 है ये होता है 0.3010। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, तो t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया हमारे पास कि ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ये कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, अरेनियस इक्वेशन और इसके मेन पोस्टुलेट्स। तो देखिए जो अरेनियस है, अरेनियस ने क्या किया था, 3-4 चीज़ों की हम बात करें। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उसके बाद में अरेनियस फैक्टर, अरेनियस फैक्टर, उसके बाद में उसके टेम्परेचर, इन सब में रिलेशन शो करते हुए एक इक्वेशन दिया जिसे हम कहेंगे अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या था उसको देख लीजिए। हेंस K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अरेनियस इक्वेशन है। तो वेयर करके आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अरेनियस ने क्या किया था, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस कांस्टेंट या फैक्टर, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, इन सब में रिलेशन शो किया था। इन सब में क्या शो किया था, रिलेशन। और रिलेशन शो करते हुए इक्वेशन दी जिसे अरेनियस इक्वेशन कहेंगे, जो आपके सामने है। K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो वेयर यहाँ पर आपको K बताना है। K यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए ई यहाँ पर है आपके पास में अरेनियस फैक्टर। ठीक है, उसके बाद में ई ए जो है ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में आर जो है ये है हमारा गैस कांस्टेंट।
और T जो है ये है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है अरेनियस इक्वेशन। अब इसके मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स की। नंबर 1 अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते। जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम कहेंगे पैसिव मॉलिक्यूल। तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है और पैसिव मॉलिक्यूल है इनमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है डियर स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर जो पैसिव मॉलिक्यूल हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में बदल जाते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल में। किस में बदल जाते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल में। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज। इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये अर्हीनियस इक्वेशन के मेन पोस्टुलेट्स हैं। आप एक बार फिर से देख लें। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा है दोज मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल। फिर अगला है दोज मॉलिक्यूल विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पैसिव मॉलिक्यूल। फिर इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल। पैसिव मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, कन्वर्ट इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल, एंड on increasing temperature the kinetic energy of molecule increases, so rate of reaction increases। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में था अर्हीनियस फैक्टर। अब हम बात करते हैं डिराइव इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, या फिर प्रूव दैट एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जब भी क्वेश्चन आएगा हम बात करेंगे आंसर की। वी नो दैट फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्या करेंगे? लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम पर एक क्वेश्चन ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए 2.303 अपॉन आर टी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए माइनस ई ए 2.303 अपॉन आर इंटू 1/t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी
और 1/t के बीच में। ठीक है, log k और ये है 1/t। तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, सिंपल सा स्लोप। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। कैसी लाइन ऑब्टेन होती है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, जिसका जो स्लोप है वो -EA इंटू 2.303 अपॉन R के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो स्लोप है इसकी वैल्यू लर्न करके, किसकी वैल्यू लर्न करके, स्लोप की वैल्यू लर्न करके एक्टिवेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से E इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू R। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप की हेल्प से। ठीक है, E A इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू R। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो मेथड थी ये ग्राफिकल मेथड थी। कौन सी मेथड थी ये, ग्राफिकल मेथड। अब हम बात करते हैं, ये जो मेथड है वेलोसिटी कांस्टेंट मेथड या रेट कांस्टेंट मेथड है। या तो प्रूव करना है E इज इक्वल टू 2.303 इंटू R इंटू T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log K2 K1। ठीक है, log K2 K1। ये हमको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है कि ये जो R है, ठीक है, R यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्लेस हमको चेंज करना है। ठीक है, ये जो R है इसकी प्लेस पर आएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप से आएगा। तो E A इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू R हमको मिलेगा। हम अगले हमारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हमको निकालना है वेलोसिटी मेथड से। तो सबसे पहली बात हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। वी नो दैट log इक्वेशन ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन या अर्हीनियस लॉग इक्वेशन, जो भी आप बोलना चाहें। देखिए log k इज इक्वल्स टू log a माइनस 2.303 माइनस E A इंटू
2.303 इंटू आर इंटू 1/t। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारे पास में इक्वेशन है और ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर जो रेट कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या हो, K1 और K2, और टेम्परेचर हमारे पास में क्या हो, T1 एंड T2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या हो जाएगा, log K1 log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA माइनस EA माइनस EA 2.303 R। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू क्या हो जाएगा 1/T। इसका मतलब यहाँ पर हमारी इक्वेशन कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है। ठीक, ये आएगा हमारे पास। देखिए log K इज इक्वल्स टू log A माइनस E अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T। तो रेट कांस्टेंट K1 और K2 हो, टेम्परेचर T1 और T2 हो, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस E अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T1, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल्स टू log A, फिर वापस माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T2, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2। तो देखिए log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में डायरेक्टली, कभी हम बात करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास में माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T2, और ये भी फिर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T1। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो प्लस वाली वैल्यू इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस, अब इस वैल्यू को देखिए, ये हमने लिख दिया log K2 अपॉन K1, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, माइनस वाली हम बाद में लिखेंगे, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास में EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T2। ठीक है, देखिए ये पहले लिखी है हमने और ये बाद में लिखी है। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा अगली सिचुएशन में, देखिए log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स EA 2.303 R अपन कॉमन ले लेंगे, EA अपॉन 2.303 R ये हमने क्या ले लिया कॉमन। अब हमारे पास में इधर क्या बचेगा 1/T1
T1 माइनस 1 बाय क्या बचेगा T2। तो यह आ जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R। इसका मल्टीप्लाई, पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा T1 T2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो T2, इसका इधर करेंगे तो T1। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब हमारी एक इक्वेशन तो ये हो गई कि हेंस प्रूव, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर आ रही हो। या तो अब हम EA को इधर ले आएंगे, किसको इधर ले आएंगे EA को इधर ले आएंगे, तो बाकी वैल्यू पूरी चली जाएगी हमारे पास में ऊपर की ओर। EA जब इधर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2.303 इंटू R इंटू T1 T2 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में T2 माइनस T1 और ये वैसा का वैसा log K2 अपॉन डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं एक बार, सॉरी आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन क्या होगा देख लीजिए उसको। फिर हम वापस उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T। तो ये अगले स्टेप में माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 बाय क्या हो जाएगा T। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी ये सेकंड। और फिर अगर हम यहाँ से इसके किसके बीच की अगर हम बात करें log K और 1 बाई T के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है। स्ट्रेट लाइन में मिलने से क्या होता है कि जो स्लोप है, इस स्लोप की जो वैल्यू है, इस स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R, इसके क्या होती है इक्वल होती है स्लोप की वैल्यू। तो हम EA की वैल्यू कैलकुलेट करके, स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करके EA का मान फाइंड कर सकते हैं। मतलब EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लोप 2.303 इंटू R। ये स्टेप से आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। फिर हम जो अगली हमारी इक्वेशन है वो इसके हेल्प से करने जा रहे हैं और ये हमने फिर किया है। तो ये इक्वेशन तो क्लियर है। यहाँ पर हमने ग्रेट कांस्टेंट K1 K2 लिया है, टेम्परेचर T1 T2, K1 K2 T1 T2, फिर 3 में से 2 को हमने घटा दिया है। तो ये तो सेम है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसमें से देखिए इक्वेशन 3 है और 2 है, तो ये माइनस वाली वैल्यू वैसे की वैसे है, फिर माइनस ये भी और माइनस हम घटा भी रहे वहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगले स्टेप में प्लस वाला पहले लिखा है और माइनस वाला हमने बाद में। फिर T1 T2 तो हमने EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया है, ये बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, हेंस प्रूव, दोनों सही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। तो देखिए कोलिजन थ्योरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर मैं छोटा सा एक ग्राफ बना देता हूँ। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपको एनर्जी लगेगी वो लगेगी ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी यूज़ होगी डियर स्टूडेंट्स वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी।
और ये आपके पास में रहेगा एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये है यहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये छोटा सा ग्राफ बनाएं। ये है ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो कोलिजन थ्योरी जो थी, ये 1916 से 1918 में मैक्स ट्राउड्स एंड विलियमसन ने दी थी। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे कोलिजन थ्योरी के, उसको आप देख लीजिए। वो मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहली बात, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइज्ड टू ईच अदर, कोलाइज्ड टू ईच अदर, देन रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइज्ड होते हैं, टकराते हैं, तो ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। और अगर ये जो कोलिजन है ये अगर परफेक्ट डायरेक्शन में हो, कैसा हो? परफेक्ट डायरेक्शन में हो, तो ही रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट। तो ही रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट, या फिर नहीं होगी। When reactant molecule collision to each other, then reaction is complete. When collision is perfect direction, then reaction complete or not. तो 1 सेकंड में जितनी भी कोलिजन कंप्लीट होती है उसे हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे हम उसे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू होती 10 to the power 25 to 10 to the power 28 सेकंड। 1 सेकंड मॉलिक्यूल इतनी बार टकराते हैं। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कब बनाएंगे? ये प्रोडक्ट तभी बनाते हैं जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। जब तक वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार सुन लीजिए आप इन पॉइंट्स को। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन टू ईच अदर, देन रिएक्शन इज कंप्लीट। इफ रिएक्शन इज परफेक्ट डायरेक्शन, कोलिजन इज परफेक्ट डायरेक्शन, देन रिएक्शन कंप्लीट आर नॉट। अगर कोलिजन परफेक्ट डायरेक्शन में होगा तो ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, अन्यथा नहीं होगी। 1 सेकंड में जितनी कोलिजन होती है उसे हम कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू 10 to the power 25 से 10 to the power 28 सेकंड होती है। कोलिजन के बाद में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। आफ्टर कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस एनर्जी बैरियर, देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट आर नॉट। जब तक वो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। आप ऐसा ध्यान रखें। फिर अगली हेडिंग की अगर हम बात करें तो आएगा हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कोलिजन में पार्टिसिपेट करने के लिए या कोलिजन कंप्लीट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम शो करते हैं EA से, और EA इज इक्वल्स टू होता है ETH मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस मिनिमम या लोअर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो आती है बात थ्रेशोल्ड एनर्जी की। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर क्रॉस करके, क्या क्रॉस करके? एनर्जी बैरियर।
एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इसे ETH से शो करते हैं। तो ETH मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखिए अभी तक फॉर्मूला था अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट थे सिंपल कोलिजन थ्योरी के। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलिजन कंप्लीट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से EA से शो करते हैं। तो और कोलिजन कंप्लीट होने के बाद जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, उस एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ETH से शो करते हैं। ETH इज इक्वल टू होगा EA प्लस मिनिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार 4 नंबर में क्वेश्चन ऐसे एनुअल में आ चुका है। डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन को ध्यान देना, 4 मार्क्स का आया था। अर्हीनियस इक्वेशन मतलब हमने जो निकाली है वो वाली इक्वेशन की हम बात करते हैं। ये कि अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, बस इतना से, इसके पोस्टुलेट से नहीं लिखना थे। अर्हीनियस इक्वेशन ये पूछा था 4 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स की अर्हीनियस इक्वेशन पूछा था। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसी में दिया था एक्टिवेशन एनर्जी, और थर्ड दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये 3 टॉपिक के एनुअल एग्जाम में 4 नंबर के आ चुके हैं, अर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक और बात ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ बना है आप देख रहे हैं R ऊपर है और P नीचे है, मतलब R रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। इस कंडीशन में जो भी रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। और अगर किसी ग्राफ में आपको ऐसा मिल जाता है कि R नीचे है और P ऊपर है इस टाइप से, तो मतलब R लेस देन P, इस कंडीशन में रिएक्शन हमेशा कैसे होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा ध्यान रखें। ठीक, तो ये थी कोलिजन थ्योरी। अब इसी में टेम्परेचर कोफिशिएंट एक छोटा सा जो टॉपिक आए हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये रहा टॉपिक हमारा। ठीक है, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस between 2 reactions degree Celsius temperature difference between 2 reaction is called temperature coefficient। इसे TQ या TC से शो करते हैं हम। तो TQ या TC इज इक्वल टू KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT, और अप्रोक्स इसकी जो वैल्यू होती है बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 इसकी, 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो एग्जांपल की कभी देखा जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 है, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 का टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 है। ठीक स्टूडेंट्स, ऐसा आप ध्यान रखें। 2 केमिकल रिएक्शन के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, 2 to 3। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। और भी आपको जो डाउट लगे, आप जो ऐप है ABC एकेडमी, उसके डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई सा नया क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जब नोट्स लेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक इसके PDF नोट्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हुआ है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आता है। कुछ ऑब्जेक्टिव जो छूट गए हैं, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होती है, उस स्लो स्टेप को आप कहेंगे रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। क्या कहेंगे हम उसे? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, इस स्टेप से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ठीक है, कि द स्लो स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखें। मान लीजिए ये एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था CH3CHO, ये रिएक्शन हुई हमारे पास में CH4 + CO। तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
वो रहेगा 1.5, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर की ये रिएक्शन है। एक और रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की H2 प्लस Br2, ये बनेगा 2HBr। तो इसका जो ऑर्डर है 2.5 भी है और 1.5 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर की ये जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर ऐसे सब्सटेंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस में पार्टिसिपेट करते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस सब्सटेंस। क्या कहेंगे हम उसे? फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस। ऐसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन या विच स्टार्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेडिएशन रिएक्शन, तो उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस सेंसिटिव सब्सटेंस। ये आपको जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है, छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको जब आप PDF देखेंगे तो लास्ट में आपको 10-15 जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़ें तो आपको किसी गाइड और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर बात आती है यहाँ पर कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिकाय की जो ऑर्डर है वो कितनी है? ठीक है, डिकाय की या इनके डिस्ट्रॉय होने की, क्षय होने की जो ऑर्डर है वो कितनी है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिकाय है उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। रेडियो एक्टिव डिकाय, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिकाय फिनोमेना, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1। आपको ऐसा ध्यान रखना है। फिर मान लीजिए और अगर हम बात करें इसके अलावा और भी अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स की बात बताऊं तो इनके अलावा हमारे पास में जिसे ये दिया है 2N2O5 एंड आफ्टर रिएक्शन 2N2O4 प्लस O2, राइट द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए इसकी जो मोलिकुलरिटी है, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी डियर स्टूडेंट? 2 होगी। मोलिकुलरिटी कितनी होगी इसकी? 2। लेकिन इसका ऑर्डर कितना रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। ठीक है, आप ऐसा ध्यान रखें। मोलिकुलरिटी मतलब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्डर एक ही रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल जो है मतलब कंपाउंड एक ही है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1 होगा। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद कभी हम बात करें क्वांटम यील्ड की, ठीक है, क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू होती है ये लेस देन 1, मोर देन 1 या इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो क्वांटम यील्ड है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी या 1 के बराबर, लेकिन 2 नहीं होगी। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में और अगर हम बात करें इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो जैसे जो फास्ट रिएक्शन होती है वो कितनी टाइम में कंप्लीट होती है, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी कितनी पॉसिबल है, तो मोलिकुलरिटी नॉट पॉसिबल मोर देन 3। मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें आपने डिफरेंस देखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, लेकिन 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल मोर देन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 10, 15, 20 जितने भी होंगे आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसमें जब आप देखेंगे जो चैप्टर के बचे हुए ऑब्जेक्टिव हैं वो वहाँ पर उनको स्पेशली लिखा गया है, रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव वो आपको सब वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो इस टाइप से ये जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर एंड होता है और आपको जो डाउट है वो भी हम क्लियर कर देंगे अगर हमारे पास डाउट बॉक्स में आते हैं तो। ठीक है, अब
जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम रहेगा उसका? सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सारी डेफिनेशन और पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। सरफेस क्या होती है, इसमें क्या क्या फिनोमेना होती है, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी उस चैप्टर में मिलेगी। तो हम मिलते हैं अब हमारे अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।